सॉलिड कितने तरह का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन के आधार पर 4 तरह का होता है। तो वो 4 प्रकार हम लोग बहुत अच्छा से डिटेल स्टडी किए थे। उसमें पहला था ये आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मोलिकुलर सॉलिड और चौथा था ये मेटालिक सॉलिड। तो ये चारों को पढ़ने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो बिल्कुल जो अपने ये फैला हुआ है, देखो ध्यान देना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिलने से यूनिट सेल बनता है और यूनिट सेल के रिपीटेशन से एक पूरा स्पेस लेटिस बनता है। तो ध्यान देना, हम लोग बात करते हैं कि कैसे समझे इस सारे पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं, ध्यान दोगे, ये पॉइंट जितना भी दिख रहा है इसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ, जो भी एटम है या आयंस है या मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो क्रिस्टल बना हुआ उनसे मिलके वो छोटा छोटा कण जो होता है उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। और लेटिस पॉइंट के मिलने से एक छोटा यूनिट बनता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो है उसको बार बार रिपीट किया जाता है तो बन जाता है स्पेस लेटिस। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ध्यान देना। ये पॉइंट हमने कहा कि यूनिट सेल हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ये इतना बड़ा ये यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं, ये आयताकार है। तो ये आयताकार है, इस तरीका से भी ले सकते हो ये यूनिट सेल। किसी का मन होगा कि नहीं हम यहाँ से ना लें, हमको ऐसा यूनिट सेल लेना है, ये यूनिट सेल लेना है, ध्यान देना, ये यूनिट सेल भी आप ले सकते हो। इसके भी रिपीटेशन से ये पूरा चीज़ बन जाएगा और इसको भी आप रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, रखते चलोगे तो ये भी पूरा ये स्पेस लेटिस तैयार होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे आप देखे होइएगा कि मकान जो बनता है, मकान में ईंट के रिपीटेशन से वो पूरा बिल्डिंग तैयार हो गया है, तो वो ईंट कहला गया एक यूनिट सेल। और ईंट जो बना हुआ है छोटा छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिलने से उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। तो हम लोग इस चीज़ को समझे एक बार कि ये क्या कर रहा है, स्पेस लेटिस। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाशीय जालक कर रहा है। रेगुलर अरेंजमेंट, ध्यान देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होना चाहिए। स्पेस कहने का मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पर 3D का कुछ बोल रहा है 3D के बारे में, बट 2D है। यहाँ पर हम लोग 3D में चलेंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन 2D में यही चीज़ कंसिडर करके चलते हैं। इसको 2 ही लंबाई चौड़ाई होता है इसमें। स्पेस इज कॉल्ड एज स्पेस लेटिस। रेगुलर अरेंजमेंट जो होगा एटम का इन स्पेस, उसको क्या बोलोगे, स्पेस लेटिस। ध्यान देना, अब आगे ये देखो, ध्यान दो, ये है लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट क्या होता है? लेटिस पॉइंट को आप बोल सकते हो कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये छोटा छोटा पॉइंट जो है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जनरेट मतलब तैयार कर रहा है, जनरेट द यूनिट सेल। ध्यान दोगे, ये छोटा कण है, ये एटम, इसके मिलने से एक यूनिट सेल बन गया, या बोल सकते हो ये यूनिट सेल, जो लेना हो वो ले सकते हो, यूनिट सेल या स्पेस लेटिस। यूनिट सेल या स्पेस लेटिस भी बोल सकते हो। स्पेस लेटिस ये पूरा जालक। स्पेस लेटिस इज कॉल्ड एज लेटिस पॉइंट। मतलब कहने का मतलब ये हो कि इस पॉइंट के मिलने से एक यूनिट सेल भी बन रहा है, और ये भी बोल सकते हो कि इस पॉइंट के मिलने से, बहुत सारे पॉइंट के मिलने से ये सारा पूरा का पूरा जालक भी बन रहा है। यूनिट सेल जो होता है ये क्या होता है, ध्यान दोगे, किसी भी जालक का, किसी भी स्पेस जालक जो है, स्पेस लेटिस, इसमें किसी का यूनिट सेल वो सबसे छोटा इकाई होता है जिसको बार बार आप रिपीट करोगे तो वो तैयार हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई फर्श है, फर्श मकान का, ये मान लो ना बरामदा या कोई भी है फर्श है, इस पर हम लोग वर्गाकार या आयताकार सीट लाते हैं टाइल्स का और उसको बिछाते चल जाते हैं तो ये पूरा सीट तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं, ये छोटा जो वर्गाकार या आयताकार और भी आकार का, हेक्सागोनल आकार का, अलग अलग आकार का हो सकता है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, अलग अलग आकार का हो सकता है। कुल मिला के ये 5 तरह का होता है। इन सभी आकृति से यूनिट सेल बोल सकते हो कि ये यूनिट सेल होगा, और इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये फर्श पूरा तैयार हो जाएगा। तो ध्यान देना,
हम यहाँ पर बात करते हैं, ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट बाय रिपीटिशन ऑफ व्हिच, करा उसके रिपीटिशन से द होल, पूरे लेटिस कैन बी अब्यूल्ड, बन जाता हो, बन सकता हो, इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। जैसे यहां पर हम बात करते हैं, ये क्या है, एक यूनिट सेल है, इसको बार बार रिपीट किए, देखो ये बार बार रिपीट किए, बार बार रिपीट किए, तो ये हर दिशा में इसको रिपीट कर सकते हैं, ऊपर भी रिपीट कर सकते हैं, ये जाके बन जाएगा एक पूरा जालक, इस तरीका से। तो ये 3 टर्म हम लोग समझे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो यूनिट सेल है, एटम, इसमें जो ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट जो सजा हुआ है इस जालक में, इसका सजाने का तरीका अलग अलग होता है कि कहीं कहीं क्या होगा कि एक लीनियर अरेंजमेंट हो, सिर्फ एक ही एक्सिस पर, एक्सिस 3 होगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस पर जब एटम का सजावट हो तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। जब वो 2 एक्सिस पर फैल रहा हो, मतलब इधर भी एक एक्सिस पर है, या तो इधर जा सकता है या इधर आए, यानी तो ऊपर यानी तो नीचे, तो एक दूसरा एक्सिस भी आ जाएगा, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, जो भी लो आप, वो जब 2 एक्सिस पर आप एटम को बिछा रहे हो तो ये कहलाएगा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और जब आप इधर जा ही रहे हो, इधर जा ही रहे हो, और इस पर ऊपर की तरफ भी एटम बिछाना स्टार्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने इस चैप्टर के लिए। हम लोग पढ़ते हैं पहले 1D और 2D। बहुत सारे सॉलिड पाए जाते हैं, आपको मैक्सिमम सॉलिड्स 3D में, 3D जो यूनिट सेल होगा 3D में, उसमें पाया जाता है मैक्सिमम सॉलिड्स। लेकिन 1D और 2D में 9 के बराबर, नहीं ही समझो, कोई सॉलिड 1D और 2D में नहीं एग्जिस्ट करता है इस अरेंजमेंट में। तो बोलोगे कि सर इसको फिर पढ़ क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को 1D और 2D सपोर्ट करेगा, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 1D और 2D हम लोग को हेल्प करेगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझने के लिए, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छा से पढ़ते हुए निकलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसमें उसके बाद पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, फिर पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ध्यान दोगे, डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, हम लोग अभी भी बात किए थे कि अरेंजमेंट जो होगा एटम का वो 3 तरीका से हम लोग बीमा के आधार पर, डायमेंशन मतलब बीमा बोलते हैं उसको, बीमा के आधार पर जो है 3 तरीका से बांटा गया है। अगर एक ही एक्सिस पर एटम फैला हुआ हो तो 1 डायमेंशनल लेटिस होगा। अगर 2 एक्सिस पर, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जो भी लो, 2 एक्सिस पर फैला हुआ हो एटम, या ये बोल सकते हो कि ये लीनियर होगा, और ये जो अरेंजमेंट होगा वो एक प्लेन बनाएगा, प्लेन, और ये जो होगा वो 3D में चल जाएगा तो क्यूब बनेगा, क्यूबर्ड बनेगा, अलग अलग तरीका का ये चीज बनेगा। तो जब 3 एक्सिस पर फैला हुआ हो एटम तो 3 डायमेंशनल लेटिस, 2 एक्सिस पर तो 2 डायमेंशनल लेटिस, एक एक्सिस पर तो 1 डायमेंशनल, या 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, इसमें बोल सकते हो उसको 1 डायमेंशनल लेटिस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ लाइन इज कॉल्ड एज 1D लेटिस। एक ही लाइन पर होगा फैला हुआ, तो अरेंजमेंट इन 1D लेटिस। ध्यान दोगे, ओनली 1 स्टेबल अरेंजमेंट इज पॉसिबल। कैसे ये समझते हैं इसको कि सिर्फ एक ही तरीका का स्टेबल अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल, तो ध्यान दोगे, हम लोग एटम को इस तरीका से बना सकते हैं, एक कि इस तरीका से सजाते हुए चल रहे हैं, ये एटम का सजावट। हाँ, तो देखोगे कि ये पहला एक अरेंजमेंट ये हम लिए, और एक अरेंजमेंट ध्यान दोगे ये ले रहे हैं। थोड़ा एटम को हटा के लिख देते हैं, तो ध्यान दोगे इसमें अंतर क्या है, इसमें ध्यान दोगे, ये जो है एटम, ये भी एक एक्सिस पर फैला हुआ है, ये भी एक एक्सिस पर फैला, एक ही एक्सिस पर फैला हुआ है, रेगुलर ये भी है, रेगुलर ये भी है। लेकिन इसमें क्या है, 2 एटम के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तब जाके दोनों आर इन कांटेक्ट, दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग है। देखो कांटेक्ट में ओवरलैपिंग किया हुआ है एटम, ओवरलैप है, तो ये स्टेबल अरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ एटम के बीच में आकर्षण ज्यादा है,
और मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो क्लोज है एटम। तो जितना ज़्यादा आकर्षण फोर्स होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, वो ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर देखो नॉट आर इन कॉन्टेक्ट, एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो दूर हटा हुआ है, कह रहे हैं ये। इसका मतलब ये होगा कि इसके और इसके बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लग भी रहा है बिल्कुल कमजोर फोर्स है, ये अनस्टेबल अरेंजमेंट होगा। ध्यान देना, ये होगा स्टेबल अरेंजमेंट, स्टेबल अरेंजमेंट, ये होगा अनस्टेबल अरेंजमेंट। अनस्टेबल अरेंजमेंट इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें बॉन्डिंग नहीं है, दूर दूर एटम रखा हुआ है, तो इस तरीका का अरेंजमेंट जो है हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। यहां पर आ जाओ, एटम यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एटम जब कांटेक्ट में है, हम मान लेते हैं कि ये जो है यहां पर इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का न्यूक्लियस, यहां से यहां का दूरी हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो a है, ये डिस्टेंस a है, और इस एटम का जो रेडियस होगा r होगा। तो a और r के बीच रिलेशन क्या होगा, तो ध्यान देना, a और रिलेशन बिटवीन a एंड r, a और r के बीच क्या रिलेशन होगा। तो इधर से भी ये परिधि है इस एटम का, इस एटम का भी ये परिधि है, यहां से यहां r, ये भी r, मतलब a बराबर आ गया 2r, a बराबर 2r आ गया अपने पास, ये रिलेशन आ गया। यहां से आप रेडियस बता सकते हो a/2, रेडियस क्या आ जाएगा a/2। ध्यान देना, इसमें एक चीज और हम लोग समझते हैं कि एटम जो है, इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है वनडे में कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या होगा। तो ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दो तरीका से पूछा जा सकता है। पहले तो हम बता दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हुआ, निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी। कहने का मतलब इसमें से किसी भी एटम को लेंगे और उसका जो सबसे निकटतम पड़ोसी होगा उसका संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग Z से दिखाते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम अच्छा रहेगा कि बीच वाला एटम ही सेलेक्ट करें। चलो मान लेते हैं कि ये एटम हमने सेलेक्ट किया, इस एटम का पूछ दिया जाए, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ध्यान देना, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम लोग को यहां दिख रहा है कि इस एटम के कांटेक्ट में एक ये एटम है इधर से कांटेक्ट में, और एक एटम ये है कांटेक्ट में। कहने का मतलब निकटतम पड़ोसी वो होगा जो उसके कांटेक्ट में होगा, टच में होगा। एक होता है सराउंड करना, एक होता है टच में है। सराउंड करने का मतलब ये होगा ये भी है इसके बगल में, लेकिन कांटेक्ट में सिर्फ ये दोनों है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1D में हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। एक और तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1D अरेंजमेंट में कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, हम बोल देंगे कॉर्नर मोस्ट एटम का क्या होगा, कॉर्नर मोस्ट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ध्यान देना, हम ये बोल रहे हैं कि एटम तो इधर भी फैला हुआ होगा, इधर भी फैला हुआ होगा, लेकिन इधर जो फैला हुआ है हम बोल रहे सबसे लास्ट वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या इधर ही फैला हुआ तो सबसे लास्ट वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, तो सबसे लास्ट में जो होगा उसको, इधर तो एटम होगा नहीं, सबसे लास्ट में जो इधर तो एटम होगा नहीं, तो सिर्फ इधर वाला एक एटम सिर्फ उसके कांटेक्ट में होगा जो उसको टच कर रहा होगा। तो कॉर्नर मोस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 1, और अगर सीधा सा पूछ दे नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम तो आप 2 हिट करके आओगे, क्योंकि यहां पर किसी भी एटम का अगर कॉर्नर मोस्ट ना पूछा जाए तो एक एटम को 2 एटम टच कर रहा है, इसीलिए यहां पर इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो ध्यान देना, एक बात और यहां से चलते हैं अब कि यहां से हम लोग 2D के तरफ मूव करेंगे। 2D के तरफ कितना तरीका है अपने पास मूव करने का। 2D के तरफ जब मूव करेंगे, ये 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, मान लो ना इसको कि ये मान लो x एक्सिस पर फैला हुआ है एटम, या y एक्सिस या z एक्सिस जो भी हो, तो इसको बोलेंगे 1D। ध्यान देना, हम यहां से 2D के तरफ मूव करेंगे तो अपने पास कितना ऑप्शन है 2D के तरफ,
मूव करने के लिए। तो ध्यान देना, यहां पर आप मूव कर सकते हो 2D के तरफ कि एक तो तरीका है कि एटम के सामने एटम को बिछाते चल जाओ, एटम के सामने सामने ये हो सकता है कि बिछाते चल जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस था और इधर आएंगे या ऊपर जाएंगे, या बोल सकते हो आगे आ जाओ या पीछे की तरफ बिछा दो एटम, तो ये 2D की तरफ चला जाएगा। तो ध्यान देना, ये तो हो सकता है कि एटम के सामने सामने एटम रख के बिछा दोगे। दूसरा हो सकता है कि ऊपर बिछा सकते हो, यानी तो आगे यानी तो पीछे। ध्यान देना, तो अपने पास यहां पर सिर्फ 2 ऑप्शन पॉसिबल है। तो कौन कौन 2 ऑप्शन पॉसिबल है, ध्यान से देखोगे। एक की एटम के सामने सामने एटम बिछाते चल जाओगे, एक ये तरीका हो जाएगा। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है यहां पर एटम को बिछाने का 2D में मूव करने के लिए, वो ये है गड्ढा में एटम रखते चले जाओ, गड्ढा में एटम रखते चले जाओ। तो ये एक अलग अरेंजमेंट आएगा, मतलब 1D से 2D की तरफ मूव करेंगे तो सिर्फ अपने पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि एटम के सामने एटम रखते चले जाओ, दूसरा कि 2 एटम के बीच गड्ढा जो बन रहा है उस गड्ढा में एटम रखते चले जाओ। तो ये 2 अरेंजमेंट को हम लोग अभी पढ़ेंगे कि दोनों का नेमिंग कैसे करेंगे, कौन सा अरेंजमेंट आएगा, गड्ढा में रखेंगे तब कौन सा अरेंजमेंट आएगा, एटम के सामने रखेंगे तो कौन सा अरेंजमेंट आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट 2D में जाने के लिए, 1D से 2D में जाने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन था। पहले जान ले कि इसके बारे में कुछ। 2 डायमेंशनल लैटिसेज जो होगा, रेगुलर अरेंजमेंट तो होगा ही, रेगुलर बार बार वही आ रहा है, एटम्स इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इज, प्लेन मतलब एक प्लेन बनेगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो भी हो जाए, इज कॉल्ड एज 2D लैटिसेज। कह रहा है कि आपको 2D लैटिस को डिस्क्राइब करने के लिए, दिखाने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स का जरूरत होगा। क्या क्या होगा, तो ध्यान देना, टू डिस्क्राइब 2 डायमेंशनल लैटिसेज 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर चाहिए आपको। ए बी एंड गामा आर रिक्वायर्ड। अच्छा ए बी है क्या, तो ध्यान देना 2D में जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल, इसमें सिर्फ 2 चीज आएगा, लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई आएगा तो उसी को हम लोग मान लेते हैं कि एक को ए और दूसरा को बी। तो ध्यान देना, ये कोई मान लो ये लंबाई ए चौड़ाई, ये बी है और ये ए है, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा, वो 180 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, जो भी हो। तो हम लोग मान लेते हैं एक एंगल भी होगा, और ये एंगल जो है यहां पर ले लिया गया है गामा क्रिस्टलोग्राफिक एंगल। इसको बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, उसी का एक्सिस होगा, उसी इसीलिए बोला गया क्रिस्टलोग्राफिक एंगल। ये कौन, ये अक्ष। ध्यान देना, अब हम लोग यहां से इसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि 2D में बहुत सारे तरह का यूनिट सेल पॉसिबल है। आपको जो मन हो वो कंसिडर कर सकते हो, इतना बड़ा, ये बड़ा, आयताकार, जो मन हो वो ले सकते हो। बट यहां पर जो है हम लोग एक सीमित संख्या में पढ़ेंगे। टोटल 2D में जो यूनिट सेल होता है वो 5 तरह का होता है, तो 5 प्रकार को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि 2D में जो ये 5 तरह का यूनिट सेल है उसको हम लोग पहले पढ़ लें। तो ध्यान दोगे, 5 तरह का यूनिट सेल जो है वो है 5 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 2D में। पहला एक होगा कि वर्गाकार होगा, स्क्वायर के आकार का। तो उसमें क्या होगा, ए और बी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होंगे और एंगल्स जो होगा 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल आयताकार, इसमें ए और बी नॉट इक्वल्स, बराबर नहीं होगा और 90 डिग्री एंगल होगा। एक ये हो सकता है यूनिट सेल कि रोम्बस के आकार में हो अरे एटम फैला हुआ होगा, इस कॉर्नर पर एटम होगा, इस तरीका से कॉर्नर पर एटम होगा, कॉर्नर पर ये बोल रहे हैं हम। आगे बात करेंगे इन सब का, आगे पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को। ये न्यूक्लियस का सिर्फ हम लोग ये पॉइंट जो लिए सिर्फ न्यूक्लियस है, एटम कांटेक्ट में होगा। ध्यान देना, ये पॉइंट सिर्फ लिए हैं, पॉइंट है ये न्यूक्लियस का फिगर बना। ये पूरा एटम जो है ये बड़ा होगा, एटम का जो साइज होगा ये कुछ इस तरीका से होगा। ध्यान देना, ऐसे मत समझ लेना कि ये हम एटम बना दिए, इस तरीका से होगा। ये इस तरीका से होगा। तो ध्यान देना, यहां पर जो है, यहां पर रोम्बस में क्या होगा, चतुर्भुज में ये ए बराबर बी होगा और एंगल जो है 90 के बराबर नहीं होगा। ये पैरेललोग्राम, ये यहां पर ए और बी था, ये ए बी, जो भी जिसको ए बी लेना हो ले लो, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये एंगल भी 90 के बराबर नहीं होगा। हेक्सागोनल में क्या होगा, ध्यान देना, हेक्सागोनल में
हेक्सागोन का एक एंगल होता है 120 डिग्री, ध्यान देना। तो 120 डिग्री में जो ये बाइसेक्ट किया हुआ है, बाइसेक्ट जो किया हुआ है, ध्यान देना, बाइसेक्ट वाला हिस्सा जो है, बाइसेक्ट जो किया हुआ है यहां पर, ये अब ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो ध्यान देना, यहां से ये नीचे गया है, वहां से लाइन मिला है, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री शो करेगा। यहाँ से ये नहीं मिला हुआ है, इधर ध्यान देना, वो नीचे 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 से पॉइंट मिलाया हुआ है। तो ये जो एंगल, ये जो ए और बी होगा, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ का दूरी जितना होगा वहाँ यहाँ बराबर होगा, और ये भी तीनों बराबर होंगे। हम लोग को आगे पढ़ेंगे, देखना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, आगे पढ़ना है ये कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, वहाँ पर रेडियस से रिलेट करेंगे। तो ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी जो है, ए और बी दोनों बराबर होंगे, ए और बी, और ये गामा होगा 60 डिग्री, क्योंकि यहां पर बाइसेक्ट कर रहा है यूनिट से। ये स्क्वायर को ट्विस्ट कर दोगे, स्क्वायर बना के दिए, उसको थोड़ा सा ऐंठ दो तो आपको ये रोम्बस दिखेगा। और रेक्टेंगल ये जो है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो तो आपको पैरेललोग्राम दिखेगा। तो एक रोम्बस और एक पैरेललोग्राम, इस तरीका से ये 5 तरीका का यूनिट सेल हम लोग 2D में देखें। तो ये पांचों प्रकार को अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखो तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब जब ये 5 प्रकार पढ़ लिए यूनिट सेल का, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग अरेंजमेंट 2D में। जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को देखेंगे कि अरेंजमेंट 2D में 1D से 2D की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां से 2 ऑप्शन था अपने पास, एक एटम के सामने एटम रखना है और एक एटम के बीच जो गड्ढा बन रहा था वहां एटम रखते चलेंगे। तो 2 अरेंजमेंट आएगा। इसके आगे का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी है, उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।